तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फ्रॉम अप ऑन पॉपी हिल्स नाम की मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसको गुरु मियाजाकी ने डायरेक्ट किया है और इसको तेत्सुरो सायामा की मांगा से अडॉप्ट किया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसकी कहानी से हम शुरू करते हैं। इस कहानी की सेटिंग है जापान में इन द ईयर 1963, जो कि 1964 के समर ओलंपिक्स के प्रिपरेशन में लगा हुआ है, जो कि टोक्यो में होने वाला है। इस जापान को हमें ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ लोग अतीत की अवशेषों को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वे केवल नए की भव्यता में विश्वास करते हैं। एक 16 साल की लड़की जिसका नाम उमी मात्सुजाकी है, अपने दादी के बोर्डिंग हाउस में रहती है, जिसे कॉक वेलिकट मैनर कहा जाता है, जो कि योकोहामा बंदरगाह के पहाड़ी के बीच में स्थित है। उमी के पिता का निधन हो गया है और उसकी माँ अमेरिका में पढ़ रही है, इसलिए वह घर की साफ सफाई में मदद करती है और बोर्डर्स के लिए खाना बनाती है और अपनी बहन और भाई की देखभाल करती है। अब हम ये देखते हैं कि हर सुबह वो मैं सुरक्षित यात्राओं के लिए प्रार्थना करती हूँ के संदेश के साथ सिंगल फ्लैग का एक सेट उठाती है। 17 साल का एक लड़का शुन हमेशा समुद्र से इस झंडे को देखता है, क्योंकि वो स्कूल में टगबोट की सवारी करता है और उन्हें जवाब देता है, लेकिन उमी को ये नहीं पता था। उस घर में जितने भी बोर्डर्स थे उनमें से उनका नाम था मिस सुरा, मिकी जो कि प्रोफेशनली एक डॉक्टर थी और साचिको जो कि एक आर्टिस्ट थी। इस बीच हम कोनन एकेडमी को देखते हैं, जो कि उमी और शुन का हाई स्कूल था, जहाँ पे लैटिन क्वार्टर नामक के पुरानी स्कूल के क्लब हाउस के भाग्य के बारे में एक विवाद उठाया गया। जबकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि वे इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दे। शुन के साथ साथ और भी कई सारे छात्र ये चाहते थे कि वे इस बिल्डिंग को बचाए रखे, क्योंकि ये इनके स्कूल का कल्चरल हेरिटेज था। अब उन्हीं के इस एक प्रोटेस्ट में शुन छत से पानी की तरफ एक छलांग मारता है। जब उमी जो कि वहां पे प्रेजेंट थी उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, तो वो उसे ये पता चलता है कि ये सिर्फ एटेंशन के लिए था और फिर वो उसे पानी में गिरने देती है। अब स्कूल से घर आने के बाद उमी अपने ग्रैंड मदर से मिलने जाती है, जो कि उमी के हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हुए बोलती है कि घर में एक नौकरानी होने के बाद भी उमी इस घर का काफी अच्छी तरह से ख्याल रखती है। वो उमी को ये भी बताती है कि वह जानती है कि वो अपने पिता को कितना याद करती है और उन्हीं की याद में वो हर रोज उन झंडों को उठाती है। रात को खाना तैयार करने और झंडों को उतारने से पहले उमी की दादी उमी से कहती है कि उसे उम्मीद है कि उसे कोई ना कोई तो मिल जाएगा, ताकि उसे और उस झंडों को उठाने की जरूरत ना पड़े। अब अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद उमी की छोटी बहन सोरा उमी को उसे लैटिन क्वार्टर में ले जाने के लिए कहती है, जबकि उमी पहले तो मना कर देती है, लेकिन सोरा के इतने भीख मांगने पर वो भी सहमत हो जाती है। अब वो दोनों ओल्ड क्लब हाउस के अंदर जाते हैं स्कूल के न्यूज़पेपर ऑफिस की तलाश में। अब दोनों को कई सारे स्टूडेंट क्लब से इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि आर्कियोलॉजी क्लब, लिटरेचर क्लब, केमिस्ट्री क्लब और भी कई सारे। अब वो दोनों जब क्लब हाउस के अंदर घूम रहे थे, वो नोटिस करते हैं कि क्लब हाउस काफी गंदगी से भरा हुआ था। अब वो दोनों स्कूल के न्यूज़पेपर हाउस में पहुंचते हैं, जहाँ पे उमी और शुन एक दूसरे से प्रॉपर्ली मिलते हैं। सोरा शुन से उसे ऑटोग्राफ मांगती है, क्योंकि शुन अपने स्टंट के बाद पूरे स्कूल में काफी पॉपुलर हो गया था। अब शुन उमी से पेपर हाउस के काम के लिए मदद मांगता है, क्योंकि उमी की हैंडराइटिंग काफी अच्छी थी और उमी भी एग्री कर लेती है, ताकि वो क्लब हाउस के डिमोलिशन को प्रिवेंट कर सके। अब अनफॉर्चुनेटली उसका काफी लेट हो जाता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर चली जाती है। अब घर आने के बाद वो राइस रेडी करती है और साचिको को वेजिटेबल काटने में हेल्प मांगती है। अब वो देखती है कि घर में पोर्क खत्म हो गया है, तो फिर वो अपने छोटे भाई रिकू और बहन सोरा को बोलती है कि मार्केट से जाके आधा किलो पोर्क लेके आए, मगर वो दोनों ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों टीवी देखने में काफी ज्यादा बिजी थे। इसके बाद उमी अपने कपड़ों को कैजुअल क्लॉथ्स पे चेंज कर लेती है और फिर वो मार्केट के लिए निकल पड़ती है। अब रास्ते में वो शुन से मिलती है, जो कि हार्बर की तरफ अपने साइकिल से जा रहा था। अब इसके बाद शुन उमी को मार्केट तक लिफ्ट ऑफर करता है और उमी भी एग्री कर लेती है। अब शुन कमेंट करता है कि एक टग बोट जो कि हार्बर में है, वो हर रोज सुबह सुबह उमी की फ्लैग्स को रिस्पॉन्ड करता है। अब इसके बाद वो दोनों रोमांटिकली बाइसाइकिल में मार्केट की तरफ
बढ़ चलते हैं। अब इसके बाद शुन उमी को स्नैक्स देता है जो कि उमी घर जाने के वक्त एंजॉयिंगली खाते खाते जाती है। अब एक दिन बाद जब उमी साचिको को देखने जाती है तो वो अपने काम पर ध्यान देती है और पेंटिंग में नाव की ओर इशारा करती है। वो उमी से कहती है कि वो अपनी खिड़की से नाव को पास से देखती है और उमी को बताती है कि नाव वास्तव में उसके झंडों का जवाब दे रही है। यह बात उमी को चकित करती है। साचिको के उठने के बाद उमी स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जाती है और समय पर क्लास में पहुंच जाती है। जब वो आती है तो शुन से सीखती है कि स्कूल बोर्ड ने अनाउंस किया है कि पुराने क्लब हाउस का बदलना एक ऐतिहासिक आवश्यकता है और स्टूडेंट बॉडी के 80% भी इससे सहमत है। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिबेट करते हैं। कुछ लोग निराश है, कुछ लोग इसे मेजॉरिटी के अत्याचार मानते हैं और कुछ लोग इसे मॉडर्निटी की पूजा करने से जो अतीत के जो पास्ट ग्लोरीज है उनको खोने का जो जोखिम है इसके ऊपर भी काफी चर्चा करते हैं। अब उमी यहाँ पे सजेस्ट करती है कि उन्हें इस पूरे इमारत की सफाई करनी चाहिए ताकि वो उसे उसके पुराने गौरव की तरफ रिस्टोर कर सके। ऐसा करने से वो स्कूल के जो ट्रस्टीज है उन्हें मना सके ताकि वो एटलीस्ट आधे क्लब हाउस को तो डिस्ट्रॉय ना करे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे उमी और शुन एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगे हैं। अब मैगी की फेयरवेल पार्टी के दौरान उमी बताती है कि उसकी माँ एक कुशल प्रोफेसर एक नाविक के साथ भाग गई थी और वो नाविक उसके पिता थे और उसे घर वापस जाने में मदद करने के लिए सिग्नल फ्लैश का झंडा उठाना सिखाया था। फिर एक दिन कोरिया वॉर के दौरान उनका जहाज एक खदान में डूब गया था। अब कैलिकट मैनोर में चले जाने के बाद भी उमी ने अपने पिता के सिग्नल झंडे का उठाना बंद नहीं किया था। उसके दादा ने उसके लिए नया झंडा बनाया ताकि वो इस परंपरा को जारी रख सके। अब इसके बाद उमी शुन को एक 3 लोगों का फोटोग्राफ दिखाती है जहाँ पे वो अपने पिता को पॉइंट आउट करते हुए बताती है कि उनका नाम था यूचिरो सावामुरा। अब जब वो घर जाता है तो वो सेम फोटो अपने पास भी पाता है। तो इसके बाद वो अपने पिता से कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि उसका और यूचिरो सावामुरा का क्या रिलेशन है और क्या वो उसका असली पिता है भी या नहीं। अब शुन के पिता ये कन्फर्म करते हैं कि वो उनका असली बेटा है और यूचिरो ने तो बस उसे वॉर के टाइम मदद की थी क्योंकि उसकी वाइफ शुन को अपने पास नहीं रख सकती थी और शुन के जो फॉस्टर पापा थे और मम्मी थे उन्होंने शुन को ले लिया क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपना बच्चा खोया था और उनका शुन के प्रति एक माया सा आ गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट क्लब हाउस को ठीक करने और साफ करने के लिए सहमत हो जाते हैं और अंत में हफ्तों तक साथ काम करते रहते हैं। अचानक से अब एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब शुन को पता चल जाता है कि वो और उमी भाई बहन हो सकते हैं। इसी वजह से वो उमी को इग्नोर करने लगता है। अब उमी जो कि शुन से लगातार इग्नोर हो जा रही थी तो वो भी काफी अभी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। तो वो एक दिन जाके शुन से कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि क्या बात है। अब इसके आंसर में शुन अपने पॉकेट से वो फोटोग्राफ निकालता है और उमी को दिखाते हुए बोलता है कि वो दोनों भाई बहन हैं और फिर वो ये भी बोलता है कि उनकी एक दूसरे के प्रति जो भी फीलिंग्स है उसको बंद कर देना चाहिए और फिर वो वहां से चला जाता है। एंड मच टू हर डिसअपॉइंटमेंट उमी किसी तरह अपने फीलिंग्स को दबा के शुन के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करने लगती है। अब उमी काफी हद तक डिप्रेस हो जाती है और फिर वो उस शाम को कुछ भी ठीक से कर नहीं पाती। अगली सुबह उमी अपने नॉर्मल रूटीन में बैकअप करने की कोशिश करती है मगर तब भी उसका मूड पूरा दिन भारी भारी सा ही रहता है। अब उमी को काफी मदद मिलती है फ्रॉम वेरियस स्टोर ओनर्स इन द रिस्टोरेशन ऑफ द क्लब हाउस और उमी को बहुत सारे क्लब मेंबर्स एज अ गॉडेस ऑफ लक भी मानने लगते हैं। अब जो स्कूल न्यूज़पेपर है वो इस क्लब हाउस के प्रोग्रेस के बारे में काफ़ी जोर शोर से बात करता है जो कि इसको काफ़ी पॉपुलर और चर्चित टॉपिक बना देता है पूरे स्कूल में और इसी की वजह से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ही इस बिल्डिंग को बचाने के लिए आ जाते हैं। अब फाइनली 3 महीने के कड़ी मेहनत के बाद ये पूरा बिल्डिंग रीमॉडल्ड हो जाता है मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी खुशी काफ़ी कम समय के लिए थी क्योंकि उनको पता चलता है कि एक बिजनेसमैन उस बिल्डिंग को तोड़ के एक नई बिल्डिंग खड़ी करने का सोच रहा है अगली गर्मियों में। अब ये खबर सुन के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बिल्डिंग के पीछे काफी मेहनत जो की थी। अब शुन
और क्लब हाउस का प्रेसिडेंट शिरो मिजुनुमा ये फैसला करते हैं कि वो दोनों स्कूल के चेयरमैन से मिलने जाएंगे और वो लोग तभी जाएंगे जब उमी उनके साथ चले। अब अगले दिन उमी, शुन और शिरो चेयरमैन से मिलने टोक्यो के लिए निकल जाते हैं। अब टोक्यो पहुंचने के बाद उन्हें दो लोग बताते हैं कि उन्हें पहले से अपॉइंटमेंट कर लेना चाहिए था क्योंकि प्रेसिडेंट काफ़ी बिजी इंसान है और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें उनसे बात करने का वक्त भी ना मिले। वो तीनों काफ़ी लंबी देर वेट करने के बाद चेयरमैन उनसे मिलने के लिए अग्री कर लेते हैं और वे तीनों आके चेयरमैन को किस तरह परसुएट कर लेते हैं ताकि वो लैटिन क्वार्टर के डिमोलिशन को पोस्टपोन कर सके अंटिल हिज इंस्पेक्शन। और वो आके देखिए कि स्टूडेंट्स लोगों ने कितने मेहनत किया है उस लैटिन क्वार्टर को रिमॉडल करने में। अब ट्रैम से उतरने के बाद उमी एक ब्यूटीफुल सी साइड सीनरी में अपने प्यार का कन्फेशन शुन के लिए करती है और शुन भी उसको रेसिप्रोकेट करता है। अब घर आने के बाद उमी ये देखती है कि उसकी मम्मी अमेरिका से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आ गई है और ये देख के उमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब उस दिन रात को उमी अपनी मम्मी के कमरे में जाती है और उसको शुन के बारे में बताती है और वो पूछती है कि क्या शुन सच्ची में उसका भाई है क्योंकि वो काफी हद तक उसके पापा की तरह भी दिखता है और उसने सिटी हॉल में जाके ये भी कंफर्म किया कि उसका नाम उनके फैमिली रजिस्ट्री में भी रजिस्टर्ड है। अब उमी की मम्मी पास्ट के बारे में उसको बताते हुए ये बोलती है कि शुन के जो असली पिता थे वे कोरियन वॉर के टाइम उनके शिप को बॉम्ब कर दिया गया था और शुन की जो असली मम्मी थी वो चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर गई थी। अब यूजिरो ने शुन को अपने बेटी के रूप में फैमिली रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड कर दिया ताकि उसे ऑर्फनेज में रखे जाने से बचा सके। अब उमी की माँ को शुन के लिए बुरा तो बहुत लगा था मगर तब भी वो शुन के लिए कुछ कर नहीं पाई क्योंकि वो तब उमी को लेके प्रेग्नेंट थी। मगर तब एक और परिवार जिन्होंने हाल ही में अपना बच्चा खोया था उन्होंने खुशी खुशी शुन को अपना लिया। उमी खुश और दुखी दोनों थी इस पूरी सिचुएशन को लेके। अब स्टूडेंट्स लोगों ने चेयरमैन को एक बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम दिया जब वो लैटिन क्वार्टर के इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में। अब इन बच्चों के डिटर्मिनेशन, डिवोशन और इनके इस जोश को देख के चेयरमैन को भी अपने बचपन के दिनों की याद आ गई जब वो भी कभी इन बच्चों की तरह ही हुआ करते थे। अब चेयरमैन ने इस बिल्डिंग के रेस्टोरेशन को अप्रूव कर दिया और इसके डिमोलिशन को कैंसिल कर दिया। इन सब के बीच उमी और शुन को अपने रिश्ते की सच्चाई सुनने का मौका मिलता है। हिरोशी ताचिबाना, शुन के पिता और उमी के पिता एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। यही वजह थी कि उमी के पिता ने शुन को अपने बेटी के रूप में ले लिया जब हिरोशी ताचिबाना की मृत्यु हो गई थी। फिर उन्हें बताया जाता है एक पुराना समुद्री कप्तान योशियो ओनोडेरा उनके पिता के मित्र वर्तमान में योकोहामा में, लेकिन उसका जहाज जल्दी ही निकल जाएगा इसलिए उमी और शुन बंदरगाह की ओर दौड़ते हैं तक बोट पर चढ़ते हैं और उसके पास जाते हैं। ये दोनों समय में वहां पहुंच जाते हैं। अब योशियो ओनोडेरा उनको रिवील करता है कि शुन और उमी दोनों एक दूसरे से ब्लड रिलेटेड किसी भी तरह से नहीं है, which basically means they are free to be together। अब योशियो एक्सप्लेन करता है कि वो उमी के पिता और शुन के पिता ये तीनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और वो जो फोटो में जो 3 लोग हैं वो ये 3 ही है। अब फाइनली उमी और शुन को पूरी कहानी के बारे में पता चलता है ये कैसे उनके पेरेंट्स मिले, उन्होंने प्यार किया और वो रहे। एंड नाउ विद एवरीथिंग रिजॉल्व्ड उमी रिटर्न्स टू द कॉकलिकॉट मैनर जहाँ पे वो अपने डेली रूटीन को रिज्यूम कर लेती है। मगर अब जब वो सिग्नल फ्लैग्स को रेज करती है वो सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं एक और के लिए भी करती है। एंड दैट्स द एंड।